Let's continue on Unit 2 of रिटेल बैंकिंग। ऑलरेडी यूनिट 1 हम लोगों ने कवर कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 2 पे जाएंगे। चैप्टर 1 टेम्पलेट नंबर 1 आपको ऑलरेडी बताया, आप लोग स्टडी कर लो। कुछ डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 टेम्पलेट नंबर 2। बेसिकली 3-4 क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बैंकर। रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंकर के पास कौन से प्रोडक्ट्स की लाइंस अवेलेबल होती है, उसको प्रोडक्ट को तैयार कैसे करना है। देखो देखते हैं। टू बी सक्सेसफुल इन रिटेल बैंकिंग, टू बी सक्सेसफुल इन रिटेल बैंकिंग, any bank has to understand different segment and then it should develop the product according to the need of a particular segment। यानी कोई भी बैंक डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर देगी। उसको देखना है कि उसके कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कैसी है, किस टाइप की है, उसकी डिमांड क्या है। उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत के मुताबिक वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। यूजुअली डिफरेंट प्रोडक्ट केटर टू डिफरेंट सेगमेंट, यानी बेसिकली हर सेगमेंट में एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे सेगमेंट चेंज होते जाएंगे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत भी चेंज होती है, तो बैंक को वो हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, एडजस्ट करना है। बट द कोर प्रोडक्ट केटर टू ऑल सेगमेंट। कोर का मतलब मगर जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, जो बेसिक प्रोडक्ट बोलते हैं, होम लोन है, पर्सनल लोन के प्रोडक्ट है, ये सब बेसिकली हर सेगमेंट में कॉमन रहते हैं। तो प्रोडक्ट को जब भी आपको बैंक को नए प्रोडक्ट को लाना है तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। अपनी लैंग्वेज में ब्रांड को डेवलप कैसे करना है। Different bank use different name to their product while doing the marketing, even though such product have common features। जैसे बेसिकली देखने जाओ तो इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स ले लो सबके सेविंग अकाउंट्स कॉमन ही होते हैं, नाम सेविंग ही है, मगर आपकी ब्रांडिंग सबकी अलग अलग होती है। जैसे कोई ICICI पे ट्रस्ट ज़्यादा रखता है, जो कॉरपोरेट सेक्टर वाले होते हैं वो HDFC के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू नेशनलाइज बैंक सच एस SBI एंड BOB। तो ब्रांडिंग क्या होता है, तो ब्रांडिंग क्रिएट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंक विथ पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर आप HDFC के करंट अकाउंट होल्डर है तो आपको लोन के लिए समय कम लगेगा, आपका लोन प्रोसेस फास्ट होगा। तो बेसिकली क्या हो गया कि एक बैंक की आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रांडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग एक्सरसाइज। MCQ में आ सकता है ब्रांडिंग एक्सरसाइज कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। नंबर 1, प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज अटेम्प्टेड बाय बैंक टू क्रिएट प्रोडक्ट रिकॉल। प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब MCQ में आ सकता है टू क्रिएट प्रोडक्ट रिकॉल। ना कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में क्या आएगा, बैंक रिकॉल। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज इंटेंटेड टू क्रिएट बैंक रिकॉल। ये दोनों दो टॉपिक अपने आगे वाले यूनिट में डिटेल में देखेंगे। थ्रू ब्रांडिंग इनिशिएटिव the bank can develop definite business. When product branding is done, the bank can develop specific strategies for different products। सीधी जगह पहले आपका काम क्या होता है, ब्रांडिंग करना। तो मैंने ऑलरेडी बताया ब्रांडिंग 2 टाइप की होती है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रिकॉल, और दूसरा आता है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं बैंक रिकॉल। अब जैसे ही कंपनी ने कोई ब्रांड के बारे में बनाना स्टार्ट कर दिया तो उसके पास भी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कि प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ब्रांड करना है। दिस प्रोडक्ट इंक्लूड कोर प्रोडक्ट एज वेल एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट के बारे में मैंने बेसिकली बता दिया कि बेसिक प्रोडक्ट होते हैं कि कोई भी बैंक को ये चीज़ तो हर जगह आपको अवेलेबल होगी। एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी जो डिपेंड करते हैं मार्केट की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, डिमांड इन द इकोनॉमी, वो हिसाब से बैंक अपने एडिशनल प्रोडक्ट को भी करता है। कोर प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर मच मार्केटिंग इफर्ट टू बिकम सक्सेसफुल। यानी कोर प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया बेसिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी मार्केटिंग की कोई बेसिकली ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो हर बैंक में कॉमन रहते हैं, सबको उसके बारे में जानकारी होती है।
but augmented product need strong marketing effort to become successful। मगर कोई बैंक नया लाती है, जैसे डीमेट अकाउंट है, बराबर यूटीआई अकाउंट है, सॉरी नॉट यूटीआई अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट है, ये सब स्कीम स्टार्ट करती है तो उसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करनी पड़ेगी ब्रांडिंग के लिए। अब ऑलरेडी हम यूनिट 1 में पढ़ चुके थे कि कोई भी बैंक के प्रोडक्ट 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लायबिलिटी डिपॉजिट, लायबिलिटी प्रोडक्ट, असेट डिपॉजिट, असेट प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट। क्लियर? देखते हम तीन को डिटेल में। बेसिकली डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि डिपॉजिट 3 प्रकार की होती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। अब डिपॉजिट के अंदर दो सी ए एस है, सी ए का मतलब करंट अकाउंट, एस ए का मतलब सेविंग अकाउंट। इसके अंदर भी कॉमन होते हैं। कोर अकाउंट का मतलब जैसे सिंपल है, बेसिक अकाउंट विद चेकबुक। कॉमन है, कोई भी करंट अकाउंट खुलाएगा कि सेविंग अकाउंट खुलाएगा, तो बेसिक क्या है कि उसको अकाउंट के साथ साथ चेकबुक मिल जाएगी। मगर ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे चेकबुक के साथ साथ एडिशनल फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस है, नॉन इंश्योरेंस है एंड सो ऑन। देखो लिखा हुआ है like insurance cover like non-life, other concession like free remittance and a free account, sweep account, basically मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो सब हुआ एडिशनल अकाउंट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। दूसरा आता है तुम्हारा टर्म डिपॉजिट। इसके अंदर भी हमको मालूम है रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये वो डिपॉजिट होता है जहाँ पे आप मंथली या वीकली, हम 6 मंथली या क्वार्टरली बैंक में पैसा डालते रहोगे, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा। एफडी कॉमन है। ने कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को सम अप कर दो। क्लियर? चलो डिटेल में देखते हैं इसको। वो तो चार्ट था। सेविंग डिपॉजिट क्या है, तो बैंक ऑफर सेविंग डिपॉजिट टू inculcate द हैबिट ऑफ सेविंग एंड रूटीन द सेविंग ट्रांजेक्शन इन दैट अकाउंट। यानी ये अकाउंट का मतलब ही नाम से पता चलता है, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, जहाँ पे बैंक का मकसद यही होता है कि लोग उसके यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलाए और सेविंग की हैबिट करें। और सेविंग वो अपना कहाँ पे रखे, इंस्टेड ऑफ लुकिंग कीपिंग मनी विद देम, दे कैन सेव द मनी इन द बैंक। दे इंक्लूड फ्री डिपोजिशन एंड विड्रॉल मनी बाय कैश और बाय चेक। सीधा है कि तुम इसके अंदर जितना चाहो जब चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो। दे गिव एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कस्टमर टू ऑपरेट हिज अकाउंट। यानी कोई जबरदस्ती नहीं, कस्टमर इसको अपना आप से आसानी से फ्लेक्सिबली तौर पे इजी वे पे इसको चला सकता है। बैंक पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट सबका फ्लक्चुएट होता है। Earlier, the saving deposit were just plain vanilla product, but today it has changed very much due to advanced technology। यानी सीधा बताया कि पहले के ज़माने में प्लेन वेनिला का मतलब क्या होता है कि सेविंग अकाउंट का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा लगाओ, चेक से उठा सकते हैं। मगर अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से एटीएम्स कार्ड आ चुके हैं, डेबिट कार्ड आ चुके हैं, बैंक उसके बाद बोलती है आप हमारे पास सेविंग अकाउंट खोलाओ, आपका लाइफ इंश्योरेंस करते हैं हम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपका इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो ये सब हो गया एडिशनल अकाउंट। क्लियर? सेविंग अकाउंट के अंदर। उसके बाद आता है करंट डिपॉजिट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो बिजनेसमैन होते, जो व्यापारी लोग रहते हैं, उनका स्पेसिफिक बिजनेस अकाउंट होता है जिसको अपने करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं, व्यापारी खाता। Bank offer the current deposit to carry out business and trade transaction. They give absolute freedom for deposition and withdrawal to the business and trade। सीधा है, कुछ नवा नहीं है, जो अपना पढ़ा हुआ है। बैंक लेवी सर्विस चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। याद रखना, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। जनरली बहुत कम बैंक होगी जो देती है, मगर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। दे आर नो कॉस्ट डिपॉजिट फॉर द बैंक। सम बैंक ओवर लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर, ये सब ऑगमेंटेड में आ गया। कैडीज तक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक वाले ताकि कस्टमर करंट अकाउंट खुलाए बैंक में। थर्ड वन इज टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब अपनी भाषा में एफडी। Bank offer the term deposit to the customer as a high interest product. बैंक ऑफर वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड। यानी जितना पीरियड ऑफ डिपॉजिट आपका बड़ा होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा रहेगा। बैंक ऑफर वेरियस फैसिलिटी टू रिसीव दर इंटरेस्ट इनकम सच एस मंथली इंटरेस्ट। यानी फिर वो बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद कि हमको मंथली उठाना है, क्वार्टरली उठाना है, एनुअली उठाना है, कैसे उठाना है। तो बेसिकली कितने लोग ऐसा भी होते हैं कि भाई एफडी करा लेते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, कि भाई हम बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद हमको अमाउंट, इतना अमाउंट रेगुलर
मिलना चाहिए ताकि हम अपनी नेसेसिटी को पूरा कर सके। कितने लोग अपने बच्चों की शादी के लिए एफडी करते, कितने लोग अपनी सेविंग के तौर पे एफडी करते। एफडी के अंदर ही आता है एक रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? रिकरिंग, बार बार, यानी भी सिमिलर टू एफडी है कि पैसा आपको मैच्योरिटी पे ही मिलेगा, मगर कंडीशन क्या है कि एक साथ अमाउंट जमा करने के बदले बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप हर मंथली पर्टिकुलर अमाउंट जमा करा दें। At the end of the period, the principal and interest are paid to the depositor. क्लियर? उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन डिपॉजिट। कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों का मिक्सर। जैसे अंडर कॉम्बिनेशन डिपॉजिट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक इज कस्टमर नीड और कंफर्ट, यानी मेन मकसद है जी होता है। जैसे कॉम्बिनेशन डिपॉजिट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। मैंने बताया ना, एफडी और रिकरिंग को मिला दो, मिक्स कर दो, सम अप कर दो तो बन जाता है कॉम्बिनेशन। दे इंक्लूड्स द नेम सच एज flexi deposit account or multiple deposit. For example, bank accept the term deposit in multiple of 1,000 rupees. In urgent need of money, withdrawal are allowed in a multiple of 1,000. Remaining account continue to earn interest. And simple, it is a concept of कैप्चरिंग मोर कि भाई आप एफडी के तौर पे भी रखो यार, अपन आपका यहाँ पे बीस या मल्टीपल ऑफ 100 बताया, मगर डिपेंड करता है बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन एंड उसकी सिचुएशन पे। अब आता है तुम्हारा केवाईसी। सबको मालूम है केवाईसी, नो योर कस्टमर। अब ये क्या है? ये क्या बोलना चाहते हैं? केवाईसी फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर वाइल ओपनिंग द अकाउंट इटसेल्फ। यानी आज के ज़माने में तो कॉमन है कि अगर आपको किसी को भी बैंक में अकाउंट खुलाना है तो आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। इट इज़ ऑब्टेन एज द एनेक्सर टू द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यानी जब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आता है उसके साथ आ जाता है केवाईसी डिटेल्स भर दो। द इम्पोर्टेंट डिटेल्स विच आर फर्निश इन द केवाईसी फॉर्म आर डिस्कस बिलो। कौन सी होती है? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर, 5 नंबर आज के ज़माने में जनरली हर बैंक ने कंपलसरी कर दिया। आधार कार्ड को लिंक करो। फिर डिटेल ऑफ द स्पाउस, अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड का नाम क्या, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ का नाम क्या, फादर कौन है, कौन सा टाइप का अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपकी एज क्या है, आपका ऑपरेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आप जो मकान में रहते हो वो मकान खुद का है क्या भाड़े का है, आपके पास कितने व्हीकल है, 2 व्हीलर कितने हैं, 4 व्हीलर कितने हैं, आपके वहाँ टेलीफोन है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल दोगे, कौन सा कार्ड है, सिंपल कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है। फिर अगर आपकी कोई लोन मोन चल रही है, कौन सी बैंक से चल रही है, कितने की चल रही है, आपका बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी साल की इनकम कितनी है, आपके कौन से बिजनेस चल रहे हैं, आपके डिटेल की पासपोर्ट, बेसिकली पासपोर्ट डिटेल बहुत कम आती है। फिर उसके बाद जो बैंक वालों को लगता है फॉर्म में आपने भरा होगा तो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपसे मांगी जाती है। तो ये केवाईसी भराने के पीछे मकसद क्या है? तो केवाईसी भराने के एक फ़ायदा ये होता है कि बैंक कैन इजीली नो द क्रेडिट worthiness of the customer. This is from the above information, the branch will record the form, endorsing the identity, genuineness, address verification, fixed risk level limit for the customer के भाई इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। द डिटेल विल बी अपडेटेड ऑन एनुअल बेसिस। वो डिटेल तुम्हारी बैंक में एनुअल बेसिस पर अपडेट होती ही रहती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। जनरली नहीं करते, मगर जो बिजनेस जिसका टर्न ओवर सब कुछ अलग अलग रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। KYC form provide entire biographical, प्रोफेशनल, सोशल एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कस्टमर। चारों चार आगे कि उसका नाम एड्रेस क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, समाज में उसका क्रेडिट क्या है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। In addition to fulfilling a regular requirement, KYC form are also serve as a tool to cross sales different product। यानी KYC से पता चल जाता है कि ये बंदे को कौन से प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, ये बंदे को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये बंदे को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बैंक वो हिसाब से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा हमने पढ़ा लायबिलिटी फॉर्म। लायबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए? बैंक के लिए। अब आता है असेट प्रोडक्ट, जिसको रिटेल क्रेडिट भी बोला जाता है। सिंपल एक चीज याद रख के चलना, लोन।
Credit product offered by bank can be classified into two categories, namely traditional system scheme and market credit scheme. यानी दो स्कीम होती है, ट्रेडिशनल यानी वही जैसे वहाँ पर अपनों ने पढ़ा ने कि भाई बेसिक एंड ऑगमेंटेड, तो इसी तरह स्टेट के अंदर भी वो दो है, ट्रेडिशनल यानी जो पहले से वर्षों से चली आ रही है, न मार्केट ओरिएंटेड स्कीम का मतलब जो मार्केट में लेटेस्ट में न्यू स्कीम चल रही है। अब ट्रेडिशनल में क्या आता है, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इंक्लूड कैश क्रेडिट अकाउंट। अब कैश क्रेडिट अकाउंट सबको मालूम है कि भाई इसकी एक लिमिट होती है कि तुम इतना कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपको बैंक ऑटोमेटिकली, बट जनरली ये करंट अकाउंट वालों को जनरली मिलती है। ओवरड्राफ्ट कि आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, आपको कोई पेमेंट करना है तो आप ओवरड्राफ्ट फॉर्म भर सकते हो, मगर जनरली ओवरड्राफ्ट फॉर्म भी करंट अकाउंट होल्डर का ही होता है। डिमांड लोन, टर्म लोन जिसको अपने बोलते हैं बेसिकली लोन अकाउंट, ARC scheme to meet specific need requirement of the borrower such as purchase of machinery, equipment या तो रिक्वायरमेंट। बिल फाइनेंस जिसको अपने बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट कराना बैंक में जाके विद द रियलाइजेशन ऑफ बिल्स परचेज, वाइल डिमांड लोन एंड टर्म लोन है। उसके बाद होम लोन, पर्सनल लोन, गाड़ी के लिए ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल के जैसे आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो उसका पेमेंट कैसे करना है। क्लियर, तो ये तुम्हारी हो गई ट्रेडिशनल स्कीम जो पहले से चली आ रही है। देखो ये पांच नाम याद रखना, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, अदर रिटेल लोन। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड टेलर लोन। टेलर लोन का मतलब क्या होता है, कोई टेलर की बात नहीं यहाँ पे। टेलर लोन का मतलब कि जिस प्रकार का प्रोफेशनल इंसान होगा उसके प्रकार के मुताबिक उसके मुताबिक तैयार की हुई स्कीम प्रोवाइड करना। जैसे लिखा हुआ है ना, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड टेलर स्कीम to professional doctors, lawyers are offered by the bank. They are niche credit screen. It has two process. The first dimension is looking at the customer segment. कस्टमर सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कस्टमर कितने, इफ द कस्टमर सेगमेंट इज इन नीड ऑफ प्रोडक्ट एंड द साइज ऑफ सेगमेंट इज लार्ज देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी द। सीधी बात है, कोई भी बैंक को उसका मेन मकसद जी होता है टू मैक्सिमाइज सेटिस्फाई द कस्टमर। The second dimension of business orientation bank, if the customer size is just stable and limited and the developed product will generate sufficient volume, the bank will definitely develop and market the product with proper pricing and feature। बेसिकली जैसे हमने पढ़ा कि जिसको जिस प्रकार की लोन होती है उसके प्रकार के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट के साथ आपको प्रोवाइड करती है। तीसरा आता है अदर प्रोडक्ट सर्विस। तो अदर प्रोडक्ट सर्विस के अंदर तो बेसिकली जो लोन अकाउंट और करंट अकाउंट जो अपने सेविंग अकाउंट के अलावा रह गया, जैसे NEFT, RTGS, चेक प्रोवाइड करना, किसी को सेफ लॉकर प्रोवाइड करना, सेफ डिपॉजिट होल्ड करना। देखो देखते हैं, दिस इंक्लूड इश्यू ऑफ ड्राफ्ट जिसको अपने डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, बैंक ऑर्डर, NEFT, RTGS। The cost of availing this service will depend upon transaction। याद रखना NEFT की लिमिट यानी ट्रांसफर करना चाहो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक तो 50,000 की लिमिट है, और RTGS के अंदर 2 लाख की लिमिट है। बेसिकली अपने काम का नहीं, मगर मैंने बता दिया कि फंड आपको एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफर करना है तो NEFT RTGS के जरिए आप करा सकते हो, मगर इसका इंटरेस्ट रेट करता है तुम्हारे क्वांटम ऑफ अमाउंट, आप कितना ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा आता है फी बेस्ड सर्विस। फी बेस्ड का मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिक फीस तुम्हारी फिक्स होती है। दे इंक्लूड कलेक्शन ऑफ चेक, locker room, merchant banking in the area of capital market like management in lead manager, undertaking portfolio management, service to NRI, consultancy service for project, export oriented। तो ये सब प्रोडक्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये सब आपके लिए नए हैं क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, मगर इसके बारे में सुना तो होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, फिर एग्रीकल्चर हेल्प प्रोडक्ट, अंडर राइटिंग प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, मैनेजमेंट सेफ्टी प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें भी बैंक प्रोवाइड करती है। नॉन फंड ये भी तुमने पढ़ा होगा, लेटर ऑफ गारंटी। लेटर ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट ये काम का है, पूछ सकते हैं। तो लेटर ऑफ गारंटी क्या होता है, तो लेटर ऑफ गारंटी इज अ गारंटी गिवन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर टू पे
इफ कस्टमर इज नॉट पेइंग और परफॉर्मिंग, दोनों में फर्क है। लेटर ऑफ गारंटी का मतलब बैंक गारंटी लेती है कि अगर मेरा कस्टमर, मेरा रिटेलर, मेरे वहाँ पे जिसका अकाउंट है वो आपको अगर सामने वाली पार्टी को, सेलर को पैसे नहीं देता तो बैंक उसके बिहाफ में पेमेंट कर देगी। मगर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में अंडरटेकिंग होता है। देखो ध्यान देना, वहाँ पे होता है गारंटी कि देना ही पड़ेगा अगर कस्टमर नहीं देता तो। The letter of credit at undertaking from the banker to pay the beneficiary the fixed amount subject to the production of certain required document। यहाँ पे तुम्हारा बैंक का अंडरटेकिंग होता है। क्लियर? लेटर ऑफ गारंटी में गारंटी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट में अंडरटेकिंग होती है। क्लियर? तो ये तुम्हारा हुआ पहला टॉपिक कि भाई प्रोडक्ट 9 की ब्रांडिंग क्या है ना, प्रोडक्ट कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता था, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल होती है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो जैसे जैसे उसके लाइफ साइकिल के फेज बदलाते जाएंगे, ऐसे ऐसे तुमको प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस और डेवलपमेंट लाने पड़ेंगे। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सजेस्ट दैट डिफरेंट प्रोडक्ट पास थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ द साइकिल। सम प्रोडक्ट स्टे लॉन्गर इन ग्रोथ बट आफ्टर द डिक्लाइन देर आर सर्टन एक्सेप्शन। जैसे वेल रेडियो, रिकॉर्ड पे जमाना चले गया ना, वो जूने पिक्चरों में होता था कि भाई कैसेट बजाते थे, फिर रेडियो आया। आर द एग्जाम्पल ऑफ डेड प्रोडक्ट। डेड प्रोडक्ट का मतलब ये भाग्य देखे ही नहीं जाते जनरली। स्टीरियो कैसेट रिकॉर्डर, फिर वो कैसेट आई, रिमेन इन लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा समय तक वो कैसेट चली कि भाई टेप आता था, टेप में कैसेट डाल दो। जब तक MP3 MP4 नहीं आया, अभी DVD आ गया। DVD भी की ज़रूरत नहीं है, और मॉडर्न आ गया पेन ड्राइव, UPS, USB। तो टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस, टू बिकम सक्सेसफुल इन business, the marketer have correctly forecast the future and have to develop the product। तो कॉमन, अगर तुमको बिजनेस में सक्सेसफुल रहना है तो बैंक जैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। इसी तरह जो भी नवा प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग 4 स्टेज से पास करेगा। सच न्यू प्रोडक्ट गो इनटू इंट्रोडक्शन स्टेज, वेन ऑल प्रोडक्ट एंटर द डिक्लाइन स्टेज, द न्यू प्रोडक्ट शिफ्ट जॉब इनटू सॉरी ग्रोथ स्टेज। यानी कॉमन है कि हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है। प्रोएक्टिव मार्केटर शुड वॉच द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी अब तुम मार्केटिंग भी करते हो, ब्रांडिंग भी करते हो, तो तुमको ये जानना जरूरी है कि तुम जो प्रोडक्ट के बारे में ब्रांडिंग कर रहे हो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में। देयरफॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट एरिया फॉर मार्केटर टू सर्वाइव एंड ग्रो। बार्न मार्केटर हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच द मार्केट, हैव टू गॉज द चेंजिंग। यानी मार्केट पे स्टडी करना है, उसके साथ ये भी देखना है कि भाई कस्टमर की नीड क्या है। उसके बाद उसको अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग कर रहा है उसको कंपेयर करना है। ही हैज़ टू चेकअप वेदर देर इज़ अ स्कोप, क्या ज़रूरत है नया प्रोडक्ट लाने की, क्या वो नवा प्रोडक्ट इमीजिएट लाना पड़ेगा, कितने समय बाद लाना पड़ेगा, कस्टमर की नीड कैसे चेंज होती है। तो मार्केटर को जो ब्रांडर होता है, जो ब्रांडिंग करता है, मार्केटिंग करता है, उसको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना, फोकस करना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो हमने तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, मगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के भी स्टेज है। तो ऑलरेडी ये आंसर तुम लोग SY BCom में पढ़ चुके हो, फिर भी हम देखते हैं कि 5 स्टेज होते हैं। पहला होता है जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया। कॉमन है, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि भाई हमको कौन सा प्रोडक्ट जनरेट करना है। अब हम बैंक वाले हैं तो हम बैंक के रिलेटेड बात करेंगे। न्यू प्रोडक्ट आइडिया जनरेटेड फ्रॉम फॉलोइंग सोर्स। नंबर 1 रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इज बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि कॉमन है, रिसर्च किसके हिसाब से होगी, कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक होगी। एंड नंबर 2 इन हाउस सजेशन बाय बैंक एम्प्लॉय, क्योंकि जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि कस्टमर आता है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। तो उनसे बातचीत करते हुए, उनसे डिस्कशन करते हुए तुमको मिल जाएगा। इन सम बैंक न्यू प्रोडक्ट आइडिया सॉलिसिटेड फ्रॉम द स्टाफ मेंबर अंडर द स्टाफ सजेशन स्कीम। ये सब MCQ में काम का है। And member are requested to freely provide an idea about product on the basis of interaction and feedback from the customer। क्योंकि बैंक में काम कर रहे हैं
तो मालूम है कस्टमर क्या आता है, कस्टमर क्या डिमांड करता है, कस्टमर की ज़रूरत क्या होती है, तो वही हिसाब से वो लोग प्रोवाइड करें। तो पहला आया आइडिया, जनरेटिंग आइडिया। तो 2 पॉइंट है उसके अंदर, रिसर्च के मुताबिक जहाँ पे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को स्टडी किया जाएगा, या तो जो एक्चुअली कस्टमर से डील करते हैं, बैंक के जो स्टाफ मेंबर है, बैंक के जो एम्प्लॉई है, उनसे तुम इंफॉर्मेशन ली जाएगी। सेकंड पॉइंट इज आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, दिमाग में वो आइडिया को स्क्रीन करना, तैयार करना। इन दिस स्टेज ऑल आइडिया, जितनी भी तुमने आइडिया सोची, आर ग्रुप टुगेदर, साथ में रखा जाएगा, एंड देन एनालिसिस बाय फॉलोइंग मेथड। अप्रोच मीन्स मेथड। नंबर 1, वेदर देर इज नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट। तो पहला ही सवाल था, क्या हमको नया प्रोडक्ट लाना है। ईच एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये भी देखना है कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने से भी काम चल सकता है कि नहीं, कि नया ही लाना पड़ेगा। कैन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारे पास जो स्टाफ अवेलेबल है, जो फैसिलिटी अवेलेबल है, वो नए प्रोडक्ट को इजीली हैंडल कर सकेगा। एंड द न्यू प्रोडक्ट इज अवर एग्जिस्टिंग लाइन और ए न्यू लाइन, ने जो नया प्रोडक्ट लाना चाह रहे वो हमारे काम के रिलेटेड है क्या, जिसके लिए हमको नया काउंट डाउन, नया ऑफिस, या तो नया सेक्टर, या तो नया डिपार्टमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, यानी दिमाग में आइडिया, यानी आइडिया जो तुमने पहले मेथड में करी, कस्टमर के जरिए, रिसर्च के जरिए, इन हाउस के जरिए, वो आइडिया को स्क्रीन करना। क्लियर। If idea successfully satisfy the above requirement, they pass to screening test, जिसको अपने बोलते हैं नीचे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। अंडर दिस स्टेज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफर टू कस्टमर, क्योंकि हम जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो हमारे लिए नहीं ला रहे हैं, हम कस्टमर की ज़रूरत के लिए ला रहे हैं। तो अंडर दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज ऑफर टू द कस्टमर एंड देयर फीडबैक इज मेजर, फिर उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इट हेल्प टू नो वेदर द कस्टमर हैव अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट और नॉट, वेदर द प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव और नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केटर, on that basis the marketer can get the perception of the customer about the product concept, यानी जो अपने प्रोडक्ट बनाया वो कस्टमर के सामने रखना, कस्टमर की ओपिनियन लेना, कस्टमर की राय लेना, जिससे जरिए हमको काम आसान हो जाएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस। दिस स्टेज एग्जामिन द प्रोडक्ट फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मेन चीज़ जब भी तुम प्रोडक्ट लाओगे, नया लाओगे, तो उसके लिए कॉमन है मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, पर मार्केटिंग करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट ये भी तुम पढ़ चुके हो सेकंड ईयर बीकॉम में। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब कितना खर्चा करना है ना, उसके ऊपर हमको रिटर्न कितना मिलेगा। It will also analyze the increase in business and profit and also effect on expansion and retention, कितने हमारे कस्टमर बढ़ सकते हैं, कितने कस्टमर पे इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, हमारा बिजनेस कितना बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ेगा, हमारा रिटर्न कितने परसेंटेज रहेगा, हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा और कितना खर्चा होगा। एंड इट ऑल्सो एनालिसिस द इफेक्ट ऑन मार्केट, और मार्केट में हमारी जो शेयर वैल्यू है, मार्केट में हमारी जो ब्रांड है, हमारी जो इमेज है, उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर भी हमने पढ़ा 2 मेथड, स्कीमिंग एंड पेनेट्रेशन, अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है, लो प्राइस, हाई प्राइस। क्लियर। तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 4। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। देखो तीनों तीन चीज हम डिटेल में देखेंगे। Actual product development. New product development is done on the basis of internationalization of concept and analysis, यानी ऊपर के चारों चार स्टेप करके तुमने प्रोडक्ट को एक्चुअली लॉन्च किया। टेस्ट मार्केटिंग, अब टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट लाए तो डायरेक्टली तुम हर इंसान को नहीं खींचोगे। सबसे पहले आप सिलेक्टेड मार्केट पे जाओगे, जहाँ पे आपके लोयल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर, उनको तुम अपना प्रोडक्ट बेचोगे। जैसे new product is tested in selected market, feedback is obtained from that segment of customer। बराबर है। छेला आता है कॉमर्शियलाइजेशन, जैसे ही कस्टमर ने हमको, जिसको हमने बेचा, उसको हमने फीडबैक, उसने हमको फीडबैक दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ द कस्टमर द नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड एंड प्रोडक्ट इज फाइनली लॉन्च ऑन फुल स्केल, यानी ऑल लेवल पे चालू हो जाएगा भाई। जैसे हमारी जितनी भी जगह ब्रांचेस होगी, सब्सिडीज होगी, वहाँ सब पे यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे केस है वो आपको पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। वीज़ा लोन बाय पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी एकदम शॉर्ट में ये बताता हूँ कि भाई एक यहाँ पे एक केस क्या था,
तो बैंक ये क्यों लाए कि बेसिकली क्या होता था कि भाई लोग जॉब की लिए गल्फ कंट्री में, गल्फ कंट्री का ही केस है, इंडिया का ही है मगर गल्फ कंट्री है ना, उस समान जून की 90s की बात चली है, 90s 2000s। तो जब लोग इंडिया छोड़ के गल्फ में पैसा कमाने जाते थे, लोअर लेवल वाले, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, लोअर लेवल के तौर पे, वेल्डर बोलो, मैकेनिक बोलो, इन सोन, तो वो लोग क्या करते थे, अब मैंने बाहर जाना है तो वीज़ा ने ये सब के लिए उनको अमाउंट ज़्यादा पड़ेगी। तो भाई वहाँ के लोग को क्या करते थे, लोग जिनके पास वो पैसा लेते तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो ये चीज़ को ध्यान में लेके जितनी भी विलेज के अंदर बैंक थी वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्या सोचा, वीज़ा लोन चालू करने के बारे में सोचा कि भाई जैसे सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट जिसका होगा या ना, वो हिसाब से तुम्हारा पूरा की पूरा ये पर्टिकुलर केस दिया है। ठीक है, यहाँ पे अपने ये टॉपिक को कवर करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।